हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन जैव प्रौद्योगिकी के लेक्चर 3 यानी बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर 3 में पढ़ेंगे कि क्लोनिंग संभाग होते होते क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे जो प्लाज्मिड या जीवाणुभोजी ये क्या करते हैं, जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति यानी रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। अब देखो अपन देख ले, जैसे कि ये बैक्टीरियल कोशिका है। ठीक है। जीवाणु कोशिका है। ठीक है। इसका खुद का एक प्लाज्मिड है या सर्कुलर, इसका खुद का डीएनए है जिसे अपन क्या बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए। ठीक है। अब एक कोई माना कि ये, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। ये कोई प्लाज्मिड है या फिर कोई बैक्टीरियोफेज है जिससे कनेक्ट है। अब ये जो प्लाज्मिड होता है ना, वो जीवाणु कोशिका के अंदर जाके बिना जीनोमिक डीएनए, जो जीवाणु का डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, उसके बिना नियंत्रण के अपनी कॉपी बना सकता है। ठीक है। तो यही बात कही गई है एनसीईआरटी में कि प्लाज्मिड प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। अपन बात करते हैं जीवाणुभोजी या फिर प्लाज्मिड की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। ठीक है। इसी अब ये लाइन कह रही है कि जैसे कि ये कोई जीवाणु कोशिका है, उसमें अगर कोई जीवाणुभोजी का डीएनए या फिर प्लाज्मिड है, इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है। अगर मानो बैक्टीरियोफेज की संख्या काफ़ी अधिक है तो उसके जीनोम की भी तो संख्या काफ़ी अधिक होगी, या फिर प्लाज्मिड की संख्या काफ़ी अधिक है तो प्लाज्मिड के साथ जो डीएनए है उसकी संख्या भी काफ़ी अधिक होगी। यही कह रही है ये लाइन कि जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में यानी जीवाणु कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती हैं। आगे पढ़ते हैं। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल एक या दो कॉपी मिलेंगी, जबकि कुछ की 15 से 100 कॉपी मिलेंगी, या कुछ की इन 15 या 100 से ज़्यादा भी कॉपी मिल सकती है। ठीक है। प्लाज्मिड की इनसे ज़्यादा भी संख्या मिल सकती है। अब बात करते हैं। अब ये बोल रहा है कि यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड की कॉपी नंबर के समान गुणित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉपी नंबर होता क्या है। तो कॉपी नंबर होता है कि जीवाणु कोशिका के अंदर प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के डीएनए की अपने अपने जैसी कई कॉपी बनाने की क्षमता, यानी एक प्लाज्मिड अपनी कितनी कॉपी बना सकता है, 1 2 3 4 5, ये है कॉपी नंबर। इसी प्रकार बैक्टीरियोफेज का डीएनए अपने समान कितने डीएनए बना सकता है, इसे बोलते हैं कॉपी नंबर। ठीक है। अब सोचो कि ये अपना क्या, विजातीय डी फॉरेन डीएनए, विजातीय डीएनए या फॉरेन डीएनए या वांछित जीन। ठीक है। अगर इसको अपन ने प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, जैसे कि जोड़ दिया, तो क्या माना कि ये जुड़ गया। ठीक है। ये वाला ये फॉरेन डीएनए, विजातीय डीएनए प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है। जब ये प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा जाएगा माना मैंने कलर चेंज कर दिया, पर लेकिन यही प्लाज्मिड जब जाएगा तो इसका, चलो मैं कलर कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ये चला गया तो ये क्या करेगा, अपनी कई सारी कॉपी बना लेगा। जैसे ये कॉपी बन गई, ये कॉपी बन गई, ये कॉपी बन गई, ये कॉपी बन गई। ठीक है। इसमें ये वांछित डीएनए की भी कॉपी बन रही है वांछित डीएनए की कॉपी हो रहा है। तो इस प्रकार से जब भी अपन विजातीय डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे तो जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की जितनी संख्या होगी उतनी ही संख्या किसकी होगी, वांछित जीन या विजातीय डीएनए खंड की होगी। आगे पढ़ते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संभाग यानी वेक्टर इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें भारी डीएनए से आसानी से जोड़ा जा सके। जैसे कि ये कोई वेक्टर है, इसको भारी डीएनए, वांछित जीन, टारगेट डीएनए, इसको क्या इसके साथ आसानी से जोड़ा जा सके। ठीक है। तो ठीक है। और दूसरा क्या,
नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट की चेन में सहायता मिलती है। ठीक है, कि अपन नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट की पहचान सके, इस टाइप से तैयार किए जाते हैं। मतलब संभाग इसमें दो विशेषता होना चाहिए, पहला है बाहरी डीएनए से आसानी से जोड़ा जा सके, और नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट से आसानी से पहचान की जा सके। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये ना यहाँ सारे वर्ड हिंदी वाले स्टूडेंट सारे के सारे अब पुनर्योगज हैं, इन सबको या फिर रिकॉम्बिनेंट, इन सबको इंग्लिश में याद करना है। ठीक है, क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं, वो वर्ड को इंग्लिश में याद करना है। रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इन सब वर्णों को इंग्लिश में याद करना है, आपको हिंदी में याद नहीं करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं होते क्या है आखिर ये सब। देखो ये अपने पास वांछित जीन था और ये अपने पास प्लाज्मिड था। देखो वांछित जीन का मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये वांछित जीन है अपने पास, और ये क्या है, ये वांछित जीन है, और ये क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है, अब देखो जब अपन इनसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे इन दोनों को मिला के, तो क्या क्या दो तीन चार कॉम्बिनेशन रहेंगे अपने पास एक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है, वांछित डीएनए अकेला हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डीएनए वाला प्लाज्मिड। तीसरा सिंपल प्लाज्मिड हो सकता है। ठीक है, तो अपने अपन जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनाएंगे, जिस अपन बर्तन में बना रहे होंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उसमें तीन चीज़ें मिलेंगी अपन को। पहला वांछित डीएनए अकेला हो सकता है, वो जुड़ा ही नहीं हो। दूसरा सिंगल प्लाज्मिड हो सकता है, वो प्लाज्मिड वांछित डीएनए से जुड़ा ही नहीं है। तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़ गया। अब देखो, अब माना कि ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या, देखो एक होगा ट्रांसफॉर्मेंट, एक होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसने बाहरी डीएनए ले लिया है। ठीक है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके पास बाहरी डीएनए, मतलब इसके बाहर से कोई भी डीएनए नहीं है इसके पास। ठीक है, बाहरी डीएनए आउटसाइड, इसके पास मतलब आउटसाइड डीएनए नहीं है, और इसके पास बाहरी डीएनए है। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो भी दो टाइप का हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड है। ठीक है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन जिस पे सिंपल प्लाज्मिड है। समझ गए, तो वो हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अपन ने पढ़ लिया, कोई भी बैक्टीरिया जब भारी डीएनए को लेगा तो वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी उसके पास भारी डीएनए है। और अगर उसके पास भारी डीएनए नहीं है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा। अब जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो भी टाइप दो टाइप के होंगे, पहला है रिकॉम्बिनेंट, दूसरा है नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट मतलब उसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड है, मतलब ऐसा ऐसा प्लाज्मिड जिसमें जो कि जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, और दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ओनली सिंपल प्लाज्मिड है। समझ में आ गया क्या होता है ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। जो वेक्टर या संभाग होता है ना, उसमें क्लोनिंग करनी तो निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। पहला, उसमें प्रतिकृतियन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिससे कि रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर, मार्कर वर्ण योग्य चिन्ह यानी सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जिससे कि अपन रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट की नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचान कर सकें। और उसमें क्लोनिंग साइट होना चाहिए, जहाँ पे अपन क्या जोड़ सकें, अपना वांछित डीएनए खंड जोड़ सकें। ठीक है, अपन इन तीनों के बारे में एक एक से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए का वह सीक्वेंस है। ठीक है, जहाँ से क्या रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब जैसे ये डीएनए खंड है, इससे अपने जैसे एक और डीएनए खंड बनाना, इस टाइप से इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, ठीक है, जब भी कोई डीएनए का कोई एक खंड है, जब ये ओआरआई से जुड़ जाता है तो ये जीवाणु कोशिका के अंदर अपनी संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है, मल्टी रेप्लिकेट कर सकता है अपनी संख्या। ठीक है, यही सब लिखा है, ये अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृति रेप्लिकेशन शुरुआत होती है। और जब डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोसी यानी जीवाणु कोशिका के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। जो ओ आर आई है अनुक्रम है, जो यह अनुक्रम क्या करता है,
जोड़े गए डीएनए की कॉपी नंबर के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। मैंने बता दिया कॉपी नंबर क्या होता है कि डीएनए की अपने अपने समान कितनी कॉपी बना सकता है। तो देखो जो ओआरआई होता है ना, वो दो काम करता है। पहला रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, दूसरा कॉपी नंबर को, कि किस डीएनए खंड की कितनी कॉपी होना है, कितनी कॉपी बन सकती है, ये कौन डिसाइड करता है? ओआरआई डिसाइड करता है। अब देखो, अब सोचो, अगर जैसे अगर अगर कोई टारगेट डीएनए है, वांछित डीएनए है, इसकी तुम्हें बहुत सारी कॉपी प्राप्त करना है, बहुत सारी कॉपी प्राप्त करना है, तो आप इसे कौन से ओआरआई से जोड़ोगे? उस ओआरआई से जिसकी कॉपी नंबर कम है, या फिर उस ओआरआई से जिसकी कॉपी नंबर ज़्यादा है? अगर इस डीएनए खंड को ऐसे ओआरआई से जोड़ा जिसकी कॉपी नंबर कम है, तो ये इसकी डीएनए की कॉपी भी कम बनेंगी, तो इससे अपन नहीं जोड़ेंगे। अगर इस डीएनए खंड को अपन ने ऐसे ओआरआई से जोड़ा जिसकी कॉपी नंबर ज़्यादा है, तो इसकी कई सारी कॉपी बनेंगी, तो अपन को अपन कोई वांछित डीएनए या टारगेट डीएनए ये सब एक ही वर्ड है, ऐसे ओआरआई से जोड़ेंगे जिसकी कॉपी नंबर ज़्यादा है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, वर्ण योग चिन्हक यानी सिलेक्टेबल मार्कर होते क्या है। ठीक है, तो अब बात लिखिए कि ओआरआई के साथ संभाग को सिलेक्टेबल मार्कर की भी आवश्यकता होती है, यानी वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? ओआरआई होना चाहिए, दूसरा क्या? सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। ठीक है, अब जो सिलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता क्यों होती है? जिससे क्या ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या करेंगे? जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको क्या करेंगे? उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और इससे क्या होगा? जब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गए तो उसका बचा कौन? ट्रांसफॉर्मेंट। तो इनकी ओनली ट्रांसफॉर्मेंट की चयनात्मक वृद्धि होने देंगे, और बाकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ये मार देंगे, तो क्या? ट्रांसफॉर्मेंट की चयनात्मक वृद्धि होने देंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए का एक खंड परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। परपोषी कोशिका यानी जीवाणु कोशिका, कुछ भी होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सामान्यतः एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन जैसे ये क्या है? सब एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। ठीक है, इन एंटीबायोटिक को कोड करने वाले जो कोड करने वाले जीन हैं, ये क्या है? ई कोलाई के लिए सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, इन चारों एंटीबायोटिक को कोड करना मतलब इनको बनाने वाले जो भी जीन है, कोड करने वाले जो भी जीन है, वो क्या है? ई कोलाई के लिए क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। सामान्य तो जो ई कोलाई होता है, यानी प्राकृतिक रूप से जो ई कोलाई पाया जाता है, उन कोशिकाओं में इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल सामान्य रूप से पाया जाने वाला इकोलाई होता है, उसमें क्या है? इनकी इन चारों एंटीबायोटिक में से किसी के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। अगर मानो कि अपन ने एक ऐसा बैक्टीरिया एक बर्तन लिया, उनमें से इन चारों में से एक दो तीन चारों में से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक ले ली, और उसमें अगर अपन ने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इसमें डाला, तो वो क्या होगा? मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई इनके प्रति प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो इस